सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश के लिए बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद 18 मार्च को कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ ने पहले तो शिरकत के हवाले से रहनुमाओं ने हामी भरी थी, लेकिन बाद में अपोजिशन जमातों के साथ इजलास का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बानी PTI ने भी अपोजिशन के इस बॉयकॉट की हिमायत की। मगर अब एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ दी गई है और इस तजवीज़ में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातों को इसमें शिरकत के लिए माइल करना है। इस तजवीज़ के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हालिया तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म एक अपील की है। वो पहले उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान को वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वेलकम किया है। इस तजवीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती के इजलास में शिरकत के लिए राज़ी कर लेते हैं तो कौमी सलामती का इजलास फिर से बुलाने पर कोई हर्ज नहीं होगा। उनका ये भी कहना था कि इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी तो ये मुल्क के मफाद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने एक्चुअली इस हवाले से क्या कहा ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की तजवीज़ और राना सनाउल्लाह के बयान पर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए कि वहां से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो क्या फ़ैसले लेने जा रही है, क्या वो अभी भी किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आती है। ईद के बाद अपोजिशन जमातों ने APC बुलाने का फ़ैसला किया है जिसमें हुकूमत के अलावा सब जमातों को मदऊ किया जाए। ऐसे में बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती के इजलास में शिरकत के लिए कैसे आमादा करेंगे, इस सारे मामले पर अपना तज्जिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस जाम कायम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमाद हसन साहब मौजूद हैं और ज़ाहिर शाह शिराजी साहब मौजूद हैं। आप तीनों तज्जियाकारों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रिंस कायम साहब, सबसे पहले आपकी जाने मुझे आना है, ये पहले तो ये कि ये कितना अच्छा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर से PTI से बात की जा सकती है और उनको कोशिश की जा सकती है कि सेम पेज पे लाया जा सके जहाँ की दूसरी हुकूमती पार्टीज़ हैं। ये सोच कितनी प्रोग्रेसिव नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से और इसी से ही रास्ते सारे खुलेंगे। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो पहल की है यानी कि इनका राब्ता, इसका मतलब ये है कि PTI वालों से है ऑलरेडी पहले से, और ये अच्छी बात है कि एक पाकिस्तान की वन ऑफ द फ्यू बिगेस्ट पार्टीज में से अगर ये पार्टी अगर ज्वाइन करती है इस बड़ी अहम मीटिंग में, तो मैं समझता हूं कि बड़ी खुशाइन बात है और इस मुल्क के लिए अच्छी बात है। ये सूबों की बात नहीं है, ये सारे मुल्क के लिए अच्छी बात है कि और पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा नेशनली और इंटरनेशनली कि देखें जी, ये सब साथ इकट्ठे बैठे हैं और मुल्क के मुफाद में जो अच्छे अच्छे फैसले हो सकते हैं वो मिलके ये सब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है और इसको पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए, सारी बातें जो हैं, और सीरियसली लें अब सब मिलके। ज़ाहिर शाह सिराज साहब, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमसे ढकी छुपी नहीं है। अभी चंद दिन पहले ही जब नुमाइंदा खसूसी पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे तो ऐसे में बैरिस्टर सैफ का यह बयान सामने आया कि खैबर पख्तूनख्वा को इन मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए, जिसके ऊपर विफाकी मौक़िफ़ हमारे ही प्रोग्राम में ये भी सामने आया है कि अगर हुकूमती सतह पर ये मामलात हो रहे हैं तो फिर क्यों एक नई नहर खोदना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा की सोच हमेशा अलग या PTI की सोच हमेशा अलग क्यों होती है? उनके कुछ मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं PTI के, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हों या फिर बानी चेयरमैन के बाहर आने के हवाले से और 9 मई के हवाले से। तो अगर एक दफ़ा फिर यही दोबारा मुतालबात रख दिए जाते हैं और यही शर्त रखी जाती है, आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि उनके साथ दोबारा बैठेगी? क्योंकि ये तो पहले भी मुतालबात नहीं माने गए, खासकर बानी चेयरमैन वाला। देखिए साजिया, मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम इशू है और जो मेरी राय है, शायद ये सियासी जमातें तमाम की तमाम जितनी हैं इसके ऊपर सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं।
वरना एक बड़ा सादा सा सवाल है कि क्या आपके पास प्रोविंशियल एपेक्स कमेटीज मौजूद है जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर और ख़ासतौर पर टेररिज्म और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है डिस्कस होती है? बिल्कुल होती है। आपके पास एक सेंट्रल एपेक्स कमेटी है जिसके अंदर चारों सूबों के वज़ीर आला बाय डिजिग्नेशन मौजूद होते हैं, और वो मेरे ख्याल में सूबे के टॉप मोस्ट लोग होते हैं जिनको पॉलिटिकल नुमाइंदों ने इलेक्ट करके पहले असम्बली में लेके आए, फिर उनको सूबे का वज़ीर आला बनाया। तो इसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि जो तर्जुमान हैं, एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्यों जो है वो बयानबाजी करते हैं। बड़ा अजीब किस्म का माहौल है। मैं ये समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक लिहाज से देखा जाए एक बहुत बड़े हमले की जद में। आपने एक बड़ा क्लियर फैसला करना होगा मुल्क की वफात की खातिर, और उसमें मेरे ख्याल में सियासी जमातों का ये ड्रामा बंद होना चाहिए अब, क्योंकि आपके पास एपेक्स कमेटीज मौजूद है जिसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। वो जाके अपने जो लीडरशिप है उनसे बाकायदा डिक्टेशन लेके आ सकते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन करना है, और वंस फॉर ऑल मेरे ख्याल में सेंट्रल एपेक्स कमेटी के अंदर ये डिसीजन हो जाना चाहिए। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। आप जो है अपनी मर्जी का कोई भी बिल, कोई भी लेजिस्लेशन विद इन सेकेंड्स करते हैं, रातों रात करते हैं। तो क्या दहशतगर्दी के खिलाफ एक कलेक्टिव स्टांस और एक नेशनल स्टांस के लिए क्या आप पार्लियामेंट के जॉइंट इजलास के अंदर किसी भी किस्म की इस किस्म की करारदाद मंजूर करके चीजें नहीं कर सकते? तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें ये ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हम बहुत बड़े खतरात हमें लाहक हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इतनी सादी नहीं है। अब आप देखें अमेरिका डायरेक्टली दोबारा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है, और वो तालिबान डायरेक्ट नेगोशिएट करके अपने बंदे भी ले गया है। उसके बदले वो जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो बाग्राम एयर बेस भी मांगेंगे, वो यहाँ आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए दोबारा आ रहे हैं। तो अब अगर हम बैठ के हमारे जो सियासी जो शोबदेबाज हैं वो ड्रामेबाजी करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इन दो सूबों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, जो आप बात कर रही हैं जी APC और बातचीत, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहते? जब आप सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं और सियासत इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं, बल्कि सियासत आपका एक लिहाज से आप सियासी तौर पे एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो कभी आप हुकूमत में होंगे, कभी आप अपोजिशन में होंगे, तो आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की बजाय और अपनी ज़ाती पसंद और अपनी लीडरशिप की जो है वो आज़ादियों के लिए आपके पास बिल्कुल अलग फोरम्स हैं। आप अदालतों में जाएं, बिल्कुल लीडर को आज़ाद करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का लीडर है, चाहे वो PMLN का लीडर है। लेकिन देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो बड़ी ओपन है। ये सियासी जमातें हुकूमत में होती हैं तो ये अपने अपोनेंट्स को इसी तरह रखती हैं। अब वाकई एक पॉपुलर जमात का लीडर है, अगर वो जेल के अंदर मौजूद है और उसको कानून कोई लिवरेज देती है या कानूनी तौर पर उसको कुछ इस्तिस्ना हासिल है, तो आप बेशक उसको दें। बाकी उसके पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनका सूबे का चीफ मिनिस्टर मौजूद है, वो रिप्रेजेंट करता है पार्टी को, वो तो जाके अपनी इन पार्टी डिस्कशन करे। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर आता है उस फोरम के ऊपर, बलूचिस्तान का CM आता है उस फोरम के ऊपर। तो फिर हमें क्यों ऐसे नए नए एक फार्मूले जो है तय करते हैं कि APC होनी चाहिए और उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ेंगे? ये मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह स्टांस होना चाहिए और कलेक्टिव होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी सियासी जमात, चाहे वो PTI है या पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUIF है, अगर इस वक्त सियासत करेगी तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में सबको नुकसान होगा, और ये बड़ा विजिबल, इट्स रिटन ऑन द वॉल। और सबसे बढ़कर इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। हम्माद हसन साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। एक तो वही बात जो शराजी साहब ने सामने रख दी है कि क्या APC होनी भी चाहिए? क्या APC का हम इंतजार करेंगे? क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वहां मिल बैठने का इंतजार करेंगे, या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे कि हमारा जो मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल है या सिक्योरिटी, उसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, APC हो, मुशावरत हो, पार्लिमानी इजलास हो, कहीं भी हो, सियासी कुव्वतों को तो इकट्ठे बैठना ही पड़ेगा और बैठते रहिए। तारीखी तौर पर जब सियासी कुव्वतें आपस में डायलॉग नहीं करेंगी, जब मकालिमा नहीं होगा, जब मुशावरत नहीं होगी, तो फिर मुल्की पॉलिसियाँ कैसे तरतीब पाएंगी? ज़ाहिर है उसके लिए पहले मुशावरत करनी पड़ती है। मुशावरत और विजडम तो होता ही सियासतदानों के पास है, पार्लिमान के पास होता है, और वही मामलात आगे बढ़ते हैं, इस्टब्लिशमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं, अदलिया की तरफ भी बढ़ते हैं। वो जो कलेक्टिव विजडम बनता है इसी से बनता है। तारीख़ी तौर पर हम देखें तो जब भी ऐसे मौक़े आए, यानी हम 1986 की तरफ जाए, तो उस वक़्त मोहम्मद ख़ान जुनैद जो मुल्क के वज़ीर आज़म थे और वो गैर जमाती इलेक्शन से होकर मुंतखब हुए थे, लेकिन जब अफ़गान हवाले से जनेवा मुआहिदे पर पाकिस्तान के दस्तखत की बात आई तो उन्होंने
एक APC बुलाई थी, और उस APC में उस वक्त गो कि जनरल ज़िया इक़्तिदार में थे, लेकिन उस APC में हैरत अंगेज तौर पर बेनज़ीर भुट्टो भी आई थी और उन्होंने अपना इनपुट भी दिया था। तो अब भी अगर बिलावल ये बात कर रहे हैं तो इस बात में तो बहुत वजन है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए। हम इस वक्त बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डायलॉग पर। पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आप फजा बनाएंगे, फजा बनाने के लिए आपको पॉपुलर क़ियादतों के साथ मामलात को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है प्रिंस जाम कायम साहब, अगर ये मुतालिबा रखा जाता है सामने एक दफ़ा फिर से PTI की जानिब से और उसकी इजाज़त हुकूमत की जानिब से नहीं दी जाती, अगर वो बानी PTI का लिए होता है या 9 मई के चले नहीं, लेकिन कोई एक मुतालिबा भी उनका नहीं माना जाता और फिर से वो कहते हैं कि ठीक है हमें साथ नहीं बैठना, तो फिर क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही रह जाएगी? जी, मेरे ख्याल में असल जो चीज़ है ना, जैसे अभी भाई साहब ने अभी कहा कि देखें PTI मीन्स इमरान खान है, थोड़ा समझने की थोड़ा जरूरत है सबको। PTI मीन्स इमरान खान है, चाहे इनके जितने भी बड़े मोतबर जो लीडर्स हैं वो उनको हटा के आपको इमरान खान से डायरेक्ट बात करनी होगी, और इसके अलावा जो है उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी उनके केसेस हैं, जो भी सारी चीजें हैं, लीगलिटीज जो भी वो पूरी करें, हर चीज करें। मगर मेरे ख्याल में कि इन सबको अब दिस इज द राइट टाइम, इस टाइम पे सबको एक ही टेबल पे बैठ के मुल्क का सोचना है। आपके KPK के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात देख लें, और हमारे इंटीरियर सिंध के हालात भी देख लें, कराची के हालात देख लें आप, तो ये पूरा मुल्क जो है, ये 4-5 सूबे हैं तो मुल्क है, सिर्फ एक सूबे से 2 सूबों से मुल्क नहीं बनता। तो मेरे ख्याल में पॉइंट स्कोरिंग, चाहे वो PTI, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सबको अपने अना के मसले इस वक्त डिसाइड्स छोड़ दें और इस वक्त जो है मुल्क का सोचें, सबको ऑन बोर्ड लाएं। और हमारी देखें ना शहादतें जो हो रही हैं सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, हमारी रेंजर्स की, हमारी ये पुलिस की, ये कब तक हम कुर्बानियां देते रहेंगे? सिर्फ ये हम सियासी जितने भी लीडर साहिबान सूट वूट पहन के सब आ जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे से सीरियसनेस तो किसी पे नजर नहीं आती है। आप अंदाजा लगाएं। मेरे हिसाब से इस वक्त सीरियस हों, आपके लहजे में भी सीरियसपन आना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी सीरियसपन आना चाहिए। जब आप बैठें पता लगे और वो आप इम्प्लीमेंट करवाएं। जो चीज आप मीटिंग्स में डिसाइड होती हैं, आप मेहरबानी करके जैसे दरवाजे से बाहर निकले, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 3 days कि जी ये चीजें हुई हैं। ये क्या है कि हर रोज हम ये मीटिंग्स करते हैं, ये चीज हो जाती वो हो जाती, PTI से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, इससे बात करते हैं। बात करने से कुछ नहीं हुआ, अब इम्प्लीमेंटेशन है। दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। और हमें ये जो है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का साथ देना चाहिए मिलके, सब सारी पार्टीज को। वो अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं वहां पर बॉर्डरों पे, हमें सोचना चाहिए। और वो जो है उन शहादतों का जो है जवाब क्या है इसका? असेंबलीज ये वो सारी चीजें मेरे ख्याल में अब जरा सीरियस हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है सारी पार्टीज को ले। जाहिर शाह साहब ये बताइए कि अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें PTI से बात करनी है, बिलावल साहब कहते हैं कि ठीक है मैं एक और कोशिश कर लेता हूँ, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, उनको भी इस धारे में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर और भी तो अपोजिशन जमातों के सरबराहान हैं जो शरीक नहीं हुए, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी था, मेंगल साहब नहीं बैठे, फिर उनको भी मना लेना चाहिए, उनसे भी बात कर लेनी चाहिए, उनकी रिजर्वेशंस भी जान लेनी चाहिए, फिर तो सबको एक पेज पे लाना चाहिए ना। मेरे ख्याल में मैं बात जरा खुल के करूंगा, वो ये कि अगर इस मुल्क के अंदर जो पावरफुल 6-7 लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट आपके मुल्क निज़ाम का एक बुनियादी जुज़ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, बरतानिया के अंदर भी है, दुनिया की हर पावर जो है उसके अंदर है, उसका दायरेकार और ऑपरेशन मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि जो ज़ाती लड़ाई चल रही है इस वक्त हमारे पावरफुल लोगों के दरमियान, उसको एक साइड पर रखना चाहिए। कुर्बानियाँ और बेशक अब देख रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे जवान जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, रोज़ाना आप पे अटैक्स हो रहे हैं, पुलिस के जवान है, सिक्योरिटी के हैं, एलीज के हैं। अब इस तमाम सूरत हाल को देखा जाए, मैं कहा पॉलिटिशियन को अभी तक वो तप नहीं पहुंची, क्योंकि अगर इसके बाद जब पॉलिटिशियंस टारगेट होना शुरू होंगे फिर इन्हें याद आएगा कि अब सियासी जमातें टारगेट हो रही हैं। आप देखें, मैं एक मजहबी जमात JUIF का नाम लूँगा, उनके 8, 9, 10 के करीब सरकर्दा रहनुमाओं को मारा गया बलूचिस्तान और KP के अंदर टारगेट किलिंग करके। मौलाना स्टांस आपने देखा, उनका स्टांस बड़ा वाजे हो गया कि जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे उलमा को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे
अकाबरीन को शहीद कर रहे हैं, उनको हम मुजाहिद नहीं करा दे सकते। इससे बड़ा स्टांस आपको क्या मिल सकता है कि इस वक्त जो है वो एक मजहबी जमात जो कि सारी जिंदगी एक स्टांस पे चलती थी, उसने अपना स्टांस बदला कि इस वक्त लोग लड़ रहे हैं, इनका मजहब के साथ और हमारे दीन के साथ और जहाद के साथ कोई काम नहीं है। रेडिकलाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है जो कि अवेलेबल है ऑन रेंट, जिसको अफगानिस्तान के अंदर असला भी अवेलेबल है, फाइटर्स भी अवेलेबल है, और जो आपके बलूचिस्तान के अंदर एक नेक्सस के तौर पे BRA, BLI, VLA और बाकी ऐसी दहशतगर्द और जो तंजीमें जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, हम उन्हें नहीं कहते, लेकिन मैं उस सियासत में नहीं जाना चाहता कि ये कौन है कौन नहीं है। आपके अक़वाम मुत्तहिदा ने, आपके यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, बरतानिया ने इन सब को डिक्लेयर किया है कि फितना अल खवारिज दहशतगर्द है। BLA, BRA दोनों दहशतगर्द तंजीमें जो कि आर्म्ड स्ट्रगल कर रही हैं एक स्टेट के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उनसे एक ये इशू हुआ। दूसरा जो आपने बात की ना कि जी इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए, इस वक्त मेरे ख्याल में हर एक से बात करनी चाहिए। आप मैंगल साहब है, JUIF है, अचकजई है, आपका अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप है, QWP है, आपके यहाँ जो छोटी जमातें, इवन सिंध के अंदर MQM एक बड़ा जो है वो फैक्टर है। मेरे ख्याल में कंसेंसस एक चीज़ पे होना चाहिए, वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी उस वक्त बेहतर होगी जब अमन अमान होगा। और अगर ये तमाम सियासी लीडरशिप ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो उसका मतलब ये कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, मैं ये समझता हूँ कि सीरियस नहीं है, या वो इस मुल्क के सबसे बड़े मसले जो कि लॉ एंड ऑर्डर का है उसके ऊपर फोकस नहीं है, तो इनको पार्लियामेंट में भेजा जाए। देखिए मेरे ख्याल में बेशक ये वो लोग हैं जो कि सोसाइटल एलीट हैं, अशराफियाँ हैं, किसी न किसी तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी इनकी है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के अंदर जितने हालात ख़राब हैं उसमें उनकी सियासी लीडरशिप भी जिम्मेदार है, उसकी मकामी लीडरशिप भी जिम्मेदार है, उनके उलमा भी जिम्मेदार है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, तहरीक इंसाफ अगर रूलिंग जमात है तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा यहाँ के आप जो लोकल लीडरशिप है, कबायली इलाकों की कबायली जो लीडरशिप है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि अगर ये लोग इस चीज़ को कंडेम नहीं करते जिस तरह मौलाना साहब ने कंडेम किया है, तो मामलात ख़राब होंगे। आपने अब अपनी पॉलिसी को ओपन करना होगा कि जनाब ये एक चीज़ ऐसी है जिससे हमारा तमाम मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर आती है, सबका इंटरेस्ट वेरीफाइड है, और अगर है तो फिर उनका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। हसन साहब ये बता दीजिएगा कि ये बातें हमाद साहब हम बार बार कर रहे हैं कि जी होना चाहिए, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, इसको लेआउट किस तरह से करेंगे, बातचीत होनी चाहिए साइड पार्टियों से। ये बताइएगा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि भाई आपका स्टांस भी सीरियस होना चाहिए, नजर आना चाहिए आपके रवैये में, और ठीक है सबसे बात होनी चाहिए, लेकिन ये सीरियसनेस कैसे हम लेकर आएंगे? मतलब हम आवाम तो ये देखते हैं कि जी APC बुलाई जा रही है और सिक्योरिटी सतह पर मामला किए जा रहे हैं, इसको अचीव क्या करना है हमें? सीरियसनेस आईन कानून की सरबुलंदी से आएगी, पार्लिमान की बालादस्ती से आएगी। जब पार्लिमान बालादस्त होगा, जब आईन कानून की सुपरमेसी होगी और आईन कानून सब पर एक जैसा लागू होगा, तो जो महज़्ज़ब ममालिक है इस वक्त हमारे सामने पूरी दुनिया में, जहाँ आईन कानून की सुपरमेसी है, जहाँ कानून की बालादस्ती है, तो उनके यहाँ तो मसाइल भी कम हैं, उनके यहाँ तो मुश्किलात भी तकरीबन ख़त्म हुए, उनके यहाँ ज़िंदगी भी पुरसुकून है, वहाँ की माली और मुआशी सूरत हाल भी बेहतर है। तो हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि आईन और कानून जिसे सुप्रीम होना चाहिए, पार्लिमान जिसे बालादस्त होना चाहिए, वो हम 80 साल में वहाँ तक पहुँचे नहीं है। और वहाँ तक कैसे पहुँचे? इसलिए नहीं पहुँचे कि सियासतदानों के दरमियान हमेशा से इख्तलाफ रहा है, वो कभी इस नुक्ते पर यकसुई नहीं हुए कि भाई हम बारी बारी जेलों में जाते हैं, हम बारी बारी सजाएं भुगतते हैं, फांसियों पर झूलते हैं, जलावतनियाँ काटते हैं, कैद बंद काटते हैं। हमारे कारकुन और हमारे सियासी साथियों के साथ भी हमेशा यही होता रहा है। तो इससे छुटकारा कैसे पाले? इससे छुटकारे का वाहिद और आखिरी रास्ता और ऑप्शन आईन कानून की बालादस्ती है। लेकिन क्या इस आईन कानून को बालादस्त बनाने के लिए सियासतदानों क्या इस आईन कानून को बालादस्त बनाने के लिए इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं? हम जिस पटरी पर चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए निकलते चले जा रहे हैं, और कोई मसले का ऐसा हल जो कि एक्चुअली हमारी इकोनॉमी को बेटर कर सके, हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल को बेटर कर सके, हमारे सामने नहीं आया है या फ्रूटफुल नहीं हो सका है। हमाद हसन साहब बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर शाह हमारे साथ मौजूद थे, प्रिंस जाम कायम आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान हालिया स्टाफ लेवल मुआहिदा मुल्की मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की रकम तक रसाई हासिल होगी जो कि माशी इस्तेहकाम के लिए एक अहम संग मील समझा जा रहा है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे और इस प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF की जानिब से जो जारी करदा बयान है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद जारी है और हुकूमत मालियाती खसारे को बतदरीज कम करने, पब्लिक डेट को पायदार सतह पर रखने और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई को काबू में रखने के लिए पुरअज़्म है। IMF बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल किए हैं और पाकिस्तान ने ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स के नफाज में इस्लाहात की हैं। IMF से मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मालियाती खसारे को कम करने और अफरात ज़र पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। ये मुआहिदा बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद को मजीद बहाल करेगा, जिसके तहत ना सिर्फ मईशत की बहाली को मुमकिन बनाया जा सकेगा बल्कि मुस्तलियाती खुद मुख्तारी के अहदाफ भी हासिल किए जा सकेंगे। साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। उनसे बात करते हैं इस तमाम तर मामलात पर कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाह रही हूँ मैं कि ये एक और मुआहिदे की जानिब या स्टाफ लेवल मुआहिदे की जानिब हम चले गए हैं जहाँ इसे बहुत अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। जो सोशल सिक्योरिटी, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस वक्त जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के मामलात हैं या मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तमाम तरह इक़दामात हैं, इसका ज़रा मैं समझना चाह रही हूँ कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से इसे ब्रेक डाउन किया जाएगा और इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या नज़र आ रही है। सादिया साहबा, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान इज इन 24th एंगेजमेंट विद द IMF। किसी भी मुल्क के लिए ये कोई अच्छी चीज कि वो 24वीं बार ICU के डॉक्टर के पास जाए, बट पाकिस्तान के लिए इस वक्त फंड के साथ इंगेज्ड रहना पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी और डिफॉल्ट के रिस्क को दूर करने में बहुत ही कारआमद साबित हुई है। सो ओवर द लास्ट 18 मंथ्स अगर आप पाकिस्तान का सफ़र देखें तो ये एक सफ़र है जिसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब आम फहम ज़बान में इज़ द फॉलोइंग कि अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, रिजर्व्स का बिल्डअप हो गया है और इसके कॉन्सिक्वेंटली एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बेहतर हुआ। आज भी आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छा बिहेव कर रहा है, पर इस सब की एक प्राइस है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक हार्ड अर्नड मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि कौम ने एक टैक्सेस की मद में, कौम ने एक ग्रोथ के स्लो होने की मद में एक हार्ड अर्नड स्टेबिलिटी जो है वो पाई है। अगर आप अभी भी ग्रोथ का फिगर देखें तो जो पहले 6 माह का है वो 1.5% के करीब है। इससे आपको ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको स्लो कर डिमांड को तोड़कर हमने ये जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है ये पाई है। पर इससे एक हमें स्पेस भी मिल गया है और वक्त भी मिल गया है उन पर काम करने का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिसका मतलब है कि हम अपनी जो इकॉनमी है उसको उस राह पर गामजन करें जहां हमारे खर्चे और हमारी जो अर्निंग है वो बराबर हो जाए। आपने अभी कहा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अब इसका निफाज करने के लिए सादिया साहबा हमें IMF का कहना तो ज़रूरी नहीं था, चले हमने उनके कहने पे कह दिया, पर ये क्या बात हुई कि हमने चारों प्रोविंसेस में जाकर अब एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन की। बट ये जो लेजिस्लेशन है ये तो हमें खुद ही कर लेनी चाहिए थी ना, क्योंकि सादिया के टैक्स पे और मेरे टैक्स पे और मैन्युफैक्चरर के टैक्स पे वही टैक्स लगना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर से मेरा वो भाई या मेरी वो बहन पैसे कमाता है। सो दी हॉरिजॉन्टल इक्विटी जिसे कहते हैं कि सारी जो इनकम्स हैं दे शुड पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, ये तो यही चीज मांगता है। सो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इसकी प्रैक्टिकलिटी ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा खर्चे और इसका गैप है वो कम से कम हो जाए। इसका क्या मतलब है कि जो आप खसारा करते हैं, यानी कि आपने कोई कमाई की टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन की मद में और आपने मुल्क चलाया, आपने PSDP किया, आपने सूबों को पैसे दिए और फिर आपने मार्कअप्स दिए जो आपके कर्जों पर ड्यू हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो फिर आपने एक खसारा किया। आप उस खसारे को अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि आपको डेट कम से कम लेना पड़े, नया डेट जो है स्पेशली, और आप इस पोजीशन में आए कि आप पुराना डेट उतार सके। इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? कह ये रहे हैं कि रिटेलर्स पे भी टैक्स लगाएं, रियल एस्टेट पे भी लगाएं, पर अपने एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि अब तक के जो 18 माह गुजरे हैं, इसमें जो एक्सपेंडिचर कम करने की हमारी शराय, उस पर वो खातिर खा काम नहीं हुआ। अब ये है अगला फ्यूचर कि ऑपरेशनलाइज आप ये करें कि टैक्स तो बढ़ ही गया है, पर अगले बजट में ये दिखाएं कि कैसे आप अपने खर्चे जो हैं उनको नहीं बढ़ाएंगे। पिछले बजट में हमने अपने जारी खर्चात को 20-21% बढ़ा दिया था, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आपने अच्छा जिक्र किया, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब मेरी राय में अगर आपको ये वक्त और स्पेस मिला है तो प्रोविंसेस को कहिए कि इस प्रोग्राम में शराकत दारी करें, क्योंकि पॉवर्टी सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप इस तरफ आगे जाएं। अब इसके साथ साथ ये जो पब्लिक फाइनेंसेस को आपने स्ट्रेंथन किया, आपने प्राइस स्टेबिलिटी एक इंश्योर की, यानी कि आप अगर मालियाती खसारा नहीं करेंगे तो तब भी प्राइस स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज हुकूमत बोरोर नहीं होगी, हुकूमत इतना स्पेंड नहीं कर रही होगी, तो आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है डॉक्टर खाकान साहब, पिछला हमने वन चंक ऑफ कर्जा हमने जो IMF से हासिल किया, उसके बाद हमने देखा कि टैक्स की शरह में इजाफा हुआ और टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल किया गया। अब आप भी ये बात कर रहे हैं कि एक अनइवन कलेक्शन है हमारे यहाँ टैक्स की। आई वॉन्ट टू नो कि जब हम ये नया 2 अरब हम जो हासिल कर रहे हैं, उसके बाद टैक्स किस हद तक बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, और आवाम पर उसका कितना बोझ पड़ेगा? ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, हमने जब IMF से ये मुआहिदा किया तो हमने कहा कि ये जो मालियाती साल अभी जिसमें से गुजर रहे हैं, जो जून में जाकर ख़त्म हो जाएगा, हम इस मालियाती साल में अपने जो टैक्स की शरह है उसको 40% से बढ़ा देंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी कि FPR ने जो लास्ट ईयर कमाया उससे वो 40% ज्यादा कमाएगा। इसके लिए बहुत से नए टैक्सेस का इजरा करना पड़ा। इनकम टैक्स बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स बढ़ा, नॉन सैलरीड का टैक्स बढ़ाया, विद होल्डिंग टैक्सेस लगाए। अब बात यह है कि हम वहां आ खड़े हुए हैं कि जिन सेक्टर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनके पास टैक्स देने की और कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज हमने इनको जितना जैसे कहना था स्क्वीज करना था वो कर लिया है। आप नहीं चाहते कि सादिया जो है अपना बोल टीवी छोड़कर UAE चली जाएं, क्योंकि वो कहीं वहां पे तो मेरी टैक्सेशन सिफर है। आप नहीं चाहते ये चीज, आप ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो। सो the upcoming budget must think about कि हम इस टैक्स की बेस को अब कैसे बढ़ाएं बाकी सेक्टर्स पे भी, ताकि हम ये बोझ कम कर सकें। यही मैं बार बार कहता हूं कि IMF की एंगेजमेंट तो गिवन है, इसके अलावा तो चारा ही कोई नहीं है। एंड द अथॉरिटीज हैव डन वेल टू एंगेज विद द IMF, मेक श्योर दैट द प्रोग्राम स्टेज ऑन ट्रैक, एंड IMF ने भी कुछ स्ट्रक्चरल चीजें की हैं। डॉक्टर खाकान साहब, ये बताइए कि अगर हम ये कहते हैं निजाम के तहत बढ़ना है, अगर हम ये कहते हैं कि हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने का जो हदफ है वो हासिल नहीं किया, तो क्या मैं इसको यूं समझूं कि हम जो नया कर्ज लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं, जो IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ है, अब उसके तहत वो बोझ भी आवाम पर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना खर्चा तो कम नहीं कर रही। तो अगर वो अपने खर्चे कम नहीं करती, एक तो वो बोझ और एक नए कर्ज का बोझ, ये सारा आवाम पर आएगा या मुख्तलिफ और सेक्टर्स पर जाएगा जहां पर थोड़ी बहुत गुंजाइश है जिनको मजीद स्क्वीज इन किया जा सकता है? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि एक्सपेंडिचर का जो रिफॉर्म है वो एक जिसे कहते हैं फंडामेंटल रिफॉर्म है जो पाकिस्तान ने करना है, और इसका मतलब है कि पेंशनर्स की जो पेंशन का बोझ है वो ठीक करना है, जो काम फेडरल के नहीं है वो नीचे डिवॉल्व होने हैं, सब्सिडीज को टारगेट करना है, हुकूमत के साइज को फेडरल गवर्नमेंट पे कट करना है। मतलब ये तो कुछ चीज़ें हैं ना जो हम सामने रख रहे हैं। ये आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है कि all the authorities find it hard to do the expenditure reform. I think इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एफर्ट करना पड़ेगा हमें कि हम किस तरह अपने खर्चों को, और फिर एक सबसे बढ़कर इतने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके कई ना सिर्फ हम उनमें इक्विटी डालते हैं, डेट में सपोर्ट करते हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा। सो ये वो काम है जिसमें 77 साल से वी हैव फाउंड इट हार्ड टू डू, बट ऑन दी अदर हैंड हम तो साइज बड़ा करते चले जाते हैं ना, नई रेगुलेटरी एजेंसीज आती चली जाती हैं, नई डिविजन्स बनती हैं। सो अब हमें वेरी वेरी सीरियसली ये सोचना है कि हम इस काम से अगर बिलीव करते हैं, और मैं बिलीव करता हूं कि चले अथॉरिटीज मीन बिजनेस व्हेन दे से कि हम प्राइवेट सेक्टर को स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दें, एनर्जी सेक्टर से निकलें, PIA से निकलें, इन सब चीज़ों से निकलना है
हमें, बट निकलना इस तरह है कि हमें सही वैल्यू मिले, मोनोपलीज प्राइवेट सेक्टर में भी ना क्रिएट हो, कंपटीशन हो। देखिए मैं पूरी अगर आईएमएफ की प्रेस रिलीज पढ़ता हूं ना जो उन्होंने की है, उसमें दो लफ्ज जो हैं वो कंप्लीटली मिसिंग है। फॉर एग्जांपल उसमें ये मैसेज ने एक एक्सपोर्ट कंपेटिटिव इकोनॉमी बनना है, ये दो लफ्ज हो गए। और तीसरा लफ्ज जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत, जिसका मतलब है आपकी पैदावारी सलाहियत, फॉर यू टू बी मोर प्रोडक्टिव इन व्हाट यू डू, द मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी, फर्म्स की पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत। सो जो आपको बहुत अच्छा स्पेस और वक्त मिल गया है, उस पे जाकर अब फंडामेंटल काम कीजिए, ताकि 2.5 साल बाद जब आईएमएफ का एंगेजमेंट खत्म हो रही हो तो मैं ये आपको कह सकूं कि मुल्क उस राह पर गामजन हो गया है जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खसारा कम हो गया है, हमारे रिजर्व्स का बिल्डअप अच्छा है, अब हम कंफर्टेबली इस इकोनॉमी को खुद मैनेज कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं हमेशा कहा करता हूं इस पे कि देखिए ये भी तो सोचिए ना कि आप क्यों अभी तक ये समझते हैं कि जो टेक्नोक्रेसी है उसका बोझ हमने बाहर की एजेंसीज पर ही डालना है। आपको अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी कि आप ये सारा जो रिफॉर्म का काम है वो होम ग्रोन हो और आप डिलीवर कर सकें उस पर खुद। अभी तक जहां पे भी मैंने रिफॉर्म होता देखा है, चाहे वो इंडिया में हो 1990 में या वो जो 21 इकोनॉमिस्ट हैं फिलीपींस के, ये सारा एक होम ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, थिंकिंग, रिसर्च, तहकीक, ये सब कुछ वो अदारे करते हैं जो विद इन द गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की थिंकिंग को। पाकिस्तान को अब ये वक्त मिल गया है, चलें मतलब इसको हम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करें ताकि अवाम पर नौकरियों का जो रिलीफ है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो रिलीफ है ना कि हम 650 अरब दे दें इनकम सपोर्ट में, ये आसान रिलीफ है। असल रिलीफ जो है वो ये है कि आपके घर से जो नई यंगर जनरेशन आ रही है, क्या वो जॉब मार्केट में जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, क्या मैं कारोबार करना चाहूं तो क्या मैं कारोबार कर सकता हूं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, मुझे एक चीज़ आपसे जानना है कि हमारे जो पिछले 2.5 साल है आईएमएफ के साथ, या पिछला जो हमारा टाइम गुजरा है, क्या हम अपने तमाम के तमाम अहदाफ अचीव कर पाए हैं और क्या उसका जो आउटकम है वो हमारी आवाम तक गया है, हैव बिन देयर, या हमें वहाँ तक अभी पहुँचना है। एक और चीज़ मुझे ये भी आपसे पूछनी है कि टैक्स ट्रांसपेरेंसी की हम बार बार बात करते हैं, आईएमएफ का सबसे बड़ा मुतालबा हमसे टैक्स ट्रांसपेरेंसी या टैक्स वसूल करना ही रहा है। हैव बिन एबल टू, हम वो क्रिएट कर पाए हैं एक प्लेटफॉर्म जहां से हम इक्वल टैक्स कलेक्ट कर पाते और उसका बोझ किसी एक खास तबके के ऊपर ना आ जाता। तो आपने इतने सारे सवालात कर दिए, आपके साथ पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा इन चीजों पर। चले मैं इसको कट डाउन करती हूँ कि क्या हमने अपना जो टैक्स का हदफ था वो हासिल कर लिया है या हम अभी तक बहुत ही मोनोटोनस तरीके से टैक्स हदफ कर पाए हैं। दूसरा जो हमारे पिछला आईएमएफ के हमारे साथ मुतालबात थे, हैव बिन किस हद तक हम उन्हें अचीव कर पाए हैं। देखिए आईएमएफ के साथ अगर आपका ये जो पहला रिव्यू है, यानी कि जो पहले 6 माह का रिव्यू है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिकेटिव टारगेट्स, जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वो आपने काफी हद तक पूरे कर ली हैं, कुछ आपको वेवर लेने पड़ते हैं। सो वी हैव सेटल्ड आवर इश्यूज विद द आईएमएफ फॉर द फर्स्ट 6 months फ्रॉम 1st of July to 31st of December। सो आप ये कह सकते हैं कंफर्टेबली। सो एक बात हो गई, इनको पूरा करने के लिए हमें एक जिसे कहेंगे हेवी टैक्सेशन का बाउट तो करना पड़ा था, और क्योंकि पहले 6 माह थे, चलें आपने उन सेक्टर्स पे टैक्स लगाया जिस पे फौरी तौर पे आपने कमाई करके 26% 26% ग्रोथ दिखा दी अपने टैक्स के अहदाफ में। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है उस वक्त जबकि इकोनॉमी स्लो हो रही है, एग्रीकल्चर स्लो है, आपने एक अच्छी ग्रोथ दिखा दी। अब वक्त ये आया है कि इस निजाम की दुरुस्तगी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक आईएमएफ को भी अब थोड़ा पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपेटिटिव बनाने के लिए हमें वो चीजें करनी है जो वर्ल्ड से हम compete कर सकें ऑन टैक्सेशन, ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, ऑन एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान नाउ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाजान नजीब साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हमने कोशिश की के साथ जो हमारा नया स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है उसके अब तक हमने क्या अचीव किया है और आगे उससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आवाम पर उसका किस हद तक बोझ पड़ेगा, और क्या ये बोझ एक दफ़ा आवाम अगर
सह लेते हैं, उसके बाद कोई इसके आगे हमारे लिए खुशखबरी है? क्या पाकिस्तान अपनी तमाम तर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा मैं आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।